जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th लेसन जो कि सिविक्स का है और लास्ट लेसन है 8th क्लास की सिविक्स का, कि कैसे कानून बनाकर हम लोगों को सामाजिक न्याय दे सकते हैं उसके बारे में ही बताया है। जैसे हम एक वर्ड सुनते हैं, जैसे ये अहमदाबाद का एक पावर लूम का एक फोटो दिया है कि पावर लूम क्या होता है। जो जैसे करघे बोले जाते हैं, जब उसको बिजली की सहायता से मतलब पावर की सहायता से जब उपयोग में लाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, पावर लूम कहा जाता है। तो बताया है कि कैसे कानून बने हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इन कानून किसके किसके हित में थे उनके बारे में बताया है। मतलब एक जैसे मेहनताना के बारे में, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों के बारे में, हवा के बारे में उनके उदाहरण दिए हैं। मतलब वो ऐसे मतलब एग्जाम की दृष्टि से ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं उनको कवर नहीं करवा रही हूँ। शोषण से मुक्ति का अधिकार का अर्थ है किसी को कम मेहनताना पर काम करने के लिए जैसे बंधुआ मजदूर बना लिए जाते हैं या फिर कम मेहनताना दिया जाता है। जैसे कई बार देखा जाता है कि सेम वर्क पर एक मैन एक वुमेन काम कर रहे हैं, तो जो मेहनताना है या फिर वेजेस हैं उनको कम दिए जाते हैं, मेंस को ज़्यादा दिए जाते हैं। तो इस तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह कहा कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से किसी कारखाने या खदान में से काम नहीं करवा सकते। जैसे सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के जो 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसाय और नौकरी में लगे हुए थे। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में थे, जैसे खतरनाक व्यवसाय जैसे माइनिंग वगैरह में हो सकते हैं। 2016 में संसद में बाल श्रम के ऊपर मतलब बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। 1986 में संशोधन किया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे सभी व्यवसाय में, जैसे किशोर, जैसे ये 14 से 18 तक के है ना, जो जोखिम भरे व्यवसाय में काम नहीं कर सकते। तो फिर इसके ऊपर अब बिल्कुल अच्छे से प्रतिबंध लगा दिया गया है। परंतु आज भी देखे जाते हैं बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कहीं बर्तन धोते हुए, चाय बनाते हुए, चाय पकड़ाते हुए, बहुत सारे ये जो 1984 में डेट भी पूछ ली जाती है कई बार, 2 दिसंबर 1984 में जो घटना हुई थी MIC में बोल दिया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस के रिसने से जो घटना हुई थी 1984 में, जैसे उससे क्या नुकसान हुआ था, इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ था और उसके कारण जैसे देश में क्या स्थिति चेंज हुई उसके बारे में बताया है कि ये जो दुर्घटना हुई थी इसके चपेट में आने वाली अजीजा सुल्ताना, जो तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चों की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था, जैसे वो उसी जगह में रह रही होगी। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, सब कह रहे थे कि भागो भागो। इसके बाद मुझे खांसी आने लगी, लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ, जैसे घुट घुट के जब सांस आती है, आंखें पूरी तरह से जलने लगी। उसके बारे में ही इसमें ये बताया है कि ये जो जैसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी गैस, MIC में बोल देते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। एक मजदूर की कीमत क्या होती है, इसमें बताया है कि जैसे अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजह को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो यूनियन कार्बाइड है ना, ने भारत में ही कारखाना क्यों लगाया। क्योंकि एक तो यहाँ पर उस टाइम पर, आजकल तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, जैसे उस टाइम पर जो पर्यावरण संबंधी जो नियम थे वो भी बहुत ढीले थे, कोई ज़्यादा उनको कानून पास करवाने नहीं पड़ते थे अपनी जो कंपनी खोलने के लिए। और फिर दूसरा ये था कि जो मजदूरी है वो बहुत ही सस्ती थी और आज भी सस्ती है, कंपैरिजनली तो आज भी सस्ती है। कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में आने का कारण यह है यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी विकसित देश में काम करेंगी ना, तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। तो एक तो उनको ये फायदा होता है, भारत में न केवल कम कीमत पर काम करवा सकती है बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर लेते हैं। मतलब
ओवर टाइमिंग भी कर लेते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी सुविधाएं भी नहीं देनी पड़ती, वहाँ पर आवास की सुविधाएं भी देनी पड़ती हैं। इस तरह की कंपनियां इसलिए यहाँ पर कम लागत में जैसे काम करती है और ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। सुरक्षा का कानून है जो सुरक्षा कानून किसके उसमें आते हैं, जो हमारा आर्टिकल 11 है 21 है। अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों को इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? तो मतलब कोई देख ही नहीं रहा था कि पर्यावरण के साथ या फिर लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा था, क्योंकि उसमें ये पाया गया उस टाइम पे, क्योंकि फिर लास्ट में जैसे उस पर फाइन भी लगा है, ये पाया गया कि जो एक सुरक्षा के जो मानक हैं, जो मेजरमेंट यूज करने चाहिए, जिस तरह की जो कंपनी लगाई गई थी, तो वो उसने यूज ही नहीं किए थे। जैसे यहाँ पर जो पर्यावरणविद हैं उनके बारे में बताया कि जो पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों ने इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब आगे वाली पीढ़ियां हैं वो इसको यूज करेंगी, तो वो कैसे यूज करेंगी अगर हम पर्यावरण को अभी से इतना गंदा कर देंगे? तो अदालतों ने समस्त पर्यावरण के अधिकार को जीवन के जो मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, तो उसके अंतर्गत माना है। क्योंकि जैसे यहाँ पर एक बिहार का जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। जैसे यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाए और नदियों में से ऐसे साफ जल को भी साफ रखे। तो अगर ऐसा नहीं करती है तो सरकार इसको इसमें दोषी पाई जाती है। तो इस लेसन में यही 2-3 घटनाएं बताई गई थी। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।